नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अनुराग शुक्ला जी। अनुराग शुक्ला जी और हमारा बचपन जो है वो छत्तीसगढ़ में ही बीता है और छत्तीसगढ़ के अभी बनने के 25 वर्ष हो रहे हैं। तो इन 25 वर्षों में मैं तो छत्तीसगढ़ से आता जाता रहा, लेकिन शुक्ला जी परमानेंटली यहीं रहे इन सारे वर्षों में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इन वर्षों में छत्तीसगढ़ में क्या आया, क्या गया, क्या पाया, क्या खोया। और चूँकि शुक्ला जी का परिचय मैं दे दूं, वैसे तो आप रेनबो ट्रेवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के परिवार से हैं आप। और छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी, जितने नेताओं की जानकारी इनको होगी और इनके परिवार को होगी, मैं नहीं समझता किसी अन्य परिवार को छत्तीसगढ़ में उतनी जानकारी आज की तारीख में होगी। तो आइए चर्चा करते हैं क्या हुआ छत्तीसगढ़ में इन 25 वर्षों में। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, जब मध्य प्रदेश था, तब छत्तीसगढ़ में कितनी बसें होती होंगी उस समय? पूर्ववर्ती संयुक्त मध्य प्रदेश में तकरीबन पहले तो राज्य परिवहन निगम था, सरकारी बसें चलती थी करीब करीब 75% इलाकों में। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करते थे यहाँ पे। सरकार ने सारे राजमार्गों को सरकारी घोषित कर दिया था, तो निजी वाहनों को उसकी अनुमति नहीं थी। दूर के आंतरिक जगहों में निजी बसें चलती थी। कुल मिला के करीब करीब 1000 से 1500 के आसपास बसें छत्तीसगढ़ में चलती थी। और उस समय बस्तर की हालत क्या थी? बस्तर की बहुत बुरी स्थिति थी। बस्तर, ये समझ लीजिए कि अराजकता की स्थिति थी बस्तर में, क्योंकि नक्सलवाद बहुत फल फूल गया था और आम आदमी अभी अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ शब्द भी वहाँ व्यक्त नहीं कर सकता था। इतना प्रॉब्लम, इतनी दहशत थी नक्सलियों की कि नक्सलियों के बारे में आम जन किसी भी बस्तर के किसी भी इलाके में, शहर में या गांव में, बाजार में, हाट में, कहीं पे भी नक्सलियों के बारे में चर्चा भी नहीं कर पाते थे। उनको इतना डर था कि नक्सलियों के बारे में चर्चा करने से कब उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो उसका ये कारण भी रहा होगा कि जो वहाँ सड़कें नहीं बनी होंगी और जो परिवहन नहीं जाता होगा वो उनके डर से, दहशत से नहीं जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सड़कें जहाँ रहेंगी व्यवस्थित, वाहन अगर वहाँ चलेंगे तो वाहन व्यवस्था रहने से शहर बसते हैं, नगर बसते हैं। नक्सलियों की पहले से ये सोची समझी रणनीति थी कि कहीं भी बस्तर में उनको कोई भी विकास का कार्य होने नहीं देना चाहते थे। वो विकास होगा तो बाहरी लोग आएंगे, वहाँ के लोग संपन्न होंगे, अपने अधिकारों के लिए बोलेंगे। इसके लिए वो पहले से सचेत थे कि अगर विकास हुआ तो उनकी सत्ता हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो सड़कों का काम भी नहीं होने देना चाहते थे। सड़कें नहीं होने से वहाँ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, इसलिए विकास बिल्कुल रुका हुआ था। बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ। तो जैसा कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, जिनको कहा जाए कि वे एक बरगद थे मध्य प्रदेश के लिए, और उनके सारे पुत्र मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखते रहे, जिनमें से दो जो नाम हैं, पंडित श्यामाचरण जी शुक्ल और पंडित विद्याचरण जी शुक्ल। उनके बारे में कुछ बताइए कि आपने बचपन से उनको देखा होगा, उनका कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ के लिए क्या रहा? ऐसा है कि पंडित रविशंकर जी
को तो मैंने नहीं देखा, कि मेरे जन्म के पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। जी लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, जी संयुक्त मध्य प्रदेश के जब वो प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस समय बस्तर बड़ा खुशहाल था। उस समय ऐसी नक्सली समस्या वहाँ पे नहीं थी। शुक्ल जी के ज़माने में कोई भी नक्सली समस्या नहीं थी। शांत और बड़ा सुरम्य स्थान माना जाता था। क्योंकि विकास नहीं था, बाहरी लोग वहाँ नहीं गए थे, इसलिए कोई खनिज या कोई भी भौगोलिक चीज़ों का दोहन नहीं हो पाया। इसलिए वहाँ सुदूर इलाकों में केवल आदिवासी रहते थे, लेकिन शांति से रहते थे। पंडित जी के जाने के बाद उनके पुत्र जो है श्यामा चंद जी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। और श्यामा चंद जी ने जो छत्तीसगढ़ में विकास कार्य कराए वो अभूतपूर्व है। हम देखते हैं कि श्यामा चंद जी 3 बार मुख्यमंत्री बने अल्पकाल के लिए, लेकिन हर उनका टर्म जो है बड़ा थोड़े समय के लिए रहा। लेकिन उतने कम समय में उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ नहीं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पूरे मध्य प्रदेश का उन्होंने विकास कराया। उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ देखा। अगर छत्तीसगढ़ में उन्होंने गंगरेल बांध बनवाया, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने तवा नदी पे डैम भी बनवाया। तो उन्होंने समग्र मध्य प्रदेश का विकास किया। लेकिन छत्तीसगढ़ को विशेष, क्योंकि उनका गृह प्रदेश था छत्तीसगढ़, इसीलिए उनको उसके लिए विशेष लगता था। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में काफ़ी बांध बनवाए, सड़कों का जाल बिछवाया। और इवन मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं शुक्ल परिवार के लिए, कि भिलाई इस्पात संयंत्र भारत सरकार का एक उपक्रम था, जो कि तय हुआ था कि भारत सरकार भारत में कुछ 2-4 स्थानों पे स्टील प्लांट लगाएगी। उसमें एक प्लांट उन्होंने पंजाब या शायद महाराष्ट्र के लिए किया था। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ला ने नेहरू जी से काफ़ी लिखा पढ़ी की, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करवाया। उनको बताया साहब कि मेरा प्रदेश बड़ा पिछड़ा है छत्तीसगढ़, और यहाँ अगर स्टील प्लांट लगेगा तो मेरे प्रदेश का बड़ा विकास होगा। और उसके लिए सारे साधन, जो हमको बुनियादी साधन चाहिए स्टील प्लांट के लिए, उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास नदी का जल है भरपूर, मेरे पास आयरन ओर है बेलाडीला माइंस का, कोयला हमारे पास है छत्तीसगढ़ में भरपूर। लेकिन उस समय शायद भारत सरकार का कुछ ऐसा था कि वो कहीं से पहले से तय हो गया था कि स्टील प्लांट कहाँ लगाना है। आप देखिए अपने क्षेत्र के लिए कोई जनप्रतिनिधि कहाँ तक जा सकता है। पंडित जी ने नेहरू जी को जब देखा कि नहीं मान रही है सरकार, तो अपनी सरकार होते हुए भी उन्होंने नेहरू जी को एक हिसाब से बोल दिया, साहब अगर ये उद्योग मेरे प्रदेश में नहीं लग पाता या मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूँ, मैं पार्टी छोड़ दूँ। चूँकि पंडित जी बड़े कद्दावर नेता थे मध्य भारत के, तो उनकी जिद के आगे नेहरू जी को रुकना पड़ा और स्टील प्लांट वो भिलाई में लगा। आज भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और उसके कारण पूरे प्रदेश का विकास हुआ। ये बड़ी उल्लेखनीय उनके कार्य हैं। इसी को पंडित रविशंकर श्यामा चंद जी ने आगे बढ़ाया, बांधों का जाल बिछवाया, खेती किसानी के लिए बहुत किया, जंगलों के लिए बहुत किया। इसी प्रकार विद्याचंद जी, ये दोनों भाई थे, इन्होंने तय किया था आपस में कि राज्य का नहीं देश के लिए भी काम करना है। तो राज्य की राजनीति में पंडित श्यामा चंद जी सक्रिय थे और विद्याचंद जी केंद्र में गए, लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद बन के केंद्र की राजनीति में गया। भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने रहा और देश के लिए बहुत काम किया। तो ऐसा सुना जाता है कि छत्तीसगढ़ में क्या मध्य प्रदेश में सबसे पहले टीवी टावर रायपुर में आया था? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। विद्याचंद जी सूचना प्रकाशन मंत्री थे। उस समय पूरे भारत में 7 या 8 दूरदर्शन के केंद्र थे। इवन
रायपुर से बड़े बड़े शहर नागपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और अनेक बड़े शहर रायपुर से बड़े जो हिंदुस्तान में थे, वहाँ दूरदर्शन का केंद्र नहीं लग पाया था। रायपुर दूरदर्शन केंद्र उनके पहले खुला। इससे उनकी आलोचना भी बहुत हुई, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि मेरे को अपने प्रदेश के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछड़ा प्रदेश था, उनको अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना था। तो रायपुर दूरदर्शन उनकी देन है विद्याचंद जी की। इसी प्रकार रेलवे के लिए उन्होंने किया। रायपुर से दिल्ली कोई भी रेल सेवा छत्तीसगढ़ की नहीं थी। कनेक्टिंग थी, पहले बिलासपुर जाइए, बिलासपुर से कटनी जाइए, मतलब बहुत परेशानी से आदमी दिल्ली पहुंचता था। उन्होंने यह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का शुरू करवाई, जो कि सीधी दिल्ली के लिए पूरे प्रदेश को देश की राजधानी जाने में और उसके आगे जाने में खुश हुई। तो अगर आपकी बातों से जो अभी तक मैंने सुना वो ये सुना कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब इनका कमिटमेंट छत्तीसगढ़ के लिए जितना था और जो आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को, उसे कम नहीं आंका जा सकता, वरन छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में वो वाला समय बहुत महत्वपूर्ण था। इसको ऐसे लिया जाए। मान लीजिए इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं इन 25 वर्षों को, तो इन 25 वर्षों में प्राइवेटाइजेशन हुआ रोड ट्रांसपोर्ट का। मैं चाहूँगा आप उस प्राइवेटाइजेशन पे के बाद क्या हुआ उस पर बात करें, फिर हम आएंगे उस समय के नेताओं का कमिटमेंट और आज के नेताओं का कमिटमेंट छत्तीसगढ़ के बारे में आपको क्या दिखता है? ऐसा है कि संयुक्त मध्य प्रदेश में क्योंकि राज्य सड़क परिवहन निगम संचालित था, उसमें अव्यवस्थाओं के कारण दिनों दिन वो खस्ता हालत में रहा। हाँ, मतलब गर्त में जा रही थी पूरी सेवा जी। गाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, समयबद्ध सर्विस नहीं थी, कहीं भी गाड़ी खड़ी हो जाना, और भ्रष्टाचार के कारण राज्य परिवहन निगम मृतप्राय हो चुका। चूँकि अजीत जोगी का इसमें बड़ा योगदान है, माननीय छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जी क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट भी थे, जी। उन्होंने इस चीज़ को देखा। यहाँ मैं एक चीज़ बताने आपको लाजमी समझता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम सफ़ेद हाथी हो गया था मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में खासकर, हाँ। जिसके लिए सरकार को 200-250 करोड़ रुपए सालाना अनुदान भी देना पड़ता और उससे कुछ अर्जित नहीं होता था, जनता की सेवा भी नहीं हो पा रही थी। अजीत जोगी ने निर्णय लिया कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, तो क्यों ना सड़क परिवहन को निजी क्षेत्र में दे दिया जाए। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छी सोच थी। उन्होंने सड़क परिवहन निगम को बंद करके जो परिवहन व्यवस्था है उसका निजीकरण किया। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में मतलब सड़क परिवहन जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की किया छत्तीसगढ़ में। आज हम बिल्कुल गर्व से बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो वाहन व्यवस्था है हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से या किसी भी प्रदेश से कमतर नहीं है। आज भी दूर दराज के आदिवासी जंगल पहाड़ वैसे जहाँ वाहन जा नहीं सकते थे वहाँ लग्जरी एयर कंडीशन गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में चलती हैं। इस प्रकार सड़क परिवहन में छत्तीसगढ़ ने, तो यहाँ से कहाँ बसें जा रही हैं? यहाँ से आप ये समझिए पूरे हिंदुस्तान में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से सारे हिंदुस्तान में गाड़ियाँ चलती हैं। जैसे यहाँ से हैदराबाद गाड़ियाँ जाती हैं, बम्बई जा रही हैं गाड़ियाँ, सूरत जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, जयपुर चल रही है, गोवा, कलकत्ता जा रही है, गोवा, इवन मतलब गोवा सबसे दूरस्थ है, बेंगलोर जा रही है रायपुर से। कोई सोच नहीं सकता था कि आप सड़क मार्ग से बेंगलोर जा तो इसका कितना श्रेय आप वर्तमान सरकार को देना चाहेंगे सड़क के बारे में अगर बात करें? सड़क परिवहन व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने हमेशा प्रोत्साहित किया निजी बस वालों को, और सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। सरकार ने राजमार्गों को बहुत हद तक सुधारा है। इस मामले में सरकार प्रशंसा के पात्र है। सरकार बिल्कुल प्रशंसा की पात्र है।
सड़कों के पहले आप सोच नहीं सकते थे कि 1000 किलोमीटर आप कहीं यात्रा कर सकते हैं बस से। 200-300 किलोमीटर में आदमी की हालत खराब हो जाता, थक जाता था। आज 1000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है और आदमी बिल्कुल शांति से उतरता है और अपने काम करता है। इतनी अच्छी सड़कों की स्थिति है कि ना उसको एग्जेशन होता है, गाड़ियों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, तो सरकार का इसमें बड़ा योगदान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 2 सुझाव देने चाहिए जिससे बस चालकों को और यात्रियों को थोड़ी सी सहूलियत हो, तो आप वो 2 सुझाव क्या देना चाहेंगे? पहला मेरा सुझाव है कि प्रदेश में अलार्म कर दौड़ शुरू हो गई है आपस में। अनावश्यक कंपटीशन बहुत हो गया है। अननेसेसरी कंपटीशन जो है वो शुरू हो गया है। वो ना बस ऑपरेटर के लिए ठीक है, ना जनता के लिए ठीक है, ना शासन के लिए ठीक है। अननेसेसरी कंपटीशन में ऐसा हो रहा है कि अनहेल्दी कंपटीशन के कारण गाड़ियां हाई स्पीड पे चल रही हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जनहानि हो रही है और फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। अनहेल्दी कंपटीशन सरकार को रोक लगाना चाहिए। एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि भी एक निश्चित अंतराल होना चाहिए हर गाड़ी। मॉनिटरिंग होना चाहिए कि कहाँ गाड़ियाँ चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए। उस चीज़ की एक कमी है। दूसरी चीज़ जो अंतर्राज्यीय सेवा चल रही है बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें भी जो है अनऑथराइज सर्विस की बाढ़ आ गई। अनऑथराइज से थोड़ा स्पेसिफिक? हाँ, मतलब उसमें कि अवैध संचालन बढ़ गया गाड़ियों का। यानी बिना परमिट के? बिना परमिट, गलत परमिट और नियम कानूनों को तोड़ के जो चलने वाली है स्थिति, वो बढ़ रही है। उससे अराजकता बढ़ गई है। उससे छोटे और गरीब ऑपरेटरों को जो इंटीरियर में चलते हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये जो गलत परमिट बनते हैं या गलत परमिट पे ऑपरेट करते हैं, क्या इसकी जो जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो नहीं पकड़ पाते इन सब चीज़ों? बहुत से पॉइंट हैं, हर तरफ सरकार नहीं जा सकती, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को सरकार का तंत्र बहुत बड़ा है। सरकार चाहे तो इस पर रोक लगा सकती है। यानी डुएबल है। हाँ, Basically। कर सकती है सरकार, कर सकती है। लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि सरकार इस पे बहुत गंभीर मसला है, इस पे क्यों ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि इससे ऑपरेटर को भी नुकसान है, सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान है और अनहेल्दी कंपटीशन होने के कारण इसमें जनहानि भी हो रही है। अवैध परमिट पे चलते हैं। अवैध रूप से चलने पे अगर किसी की जान जोखिम है, एक्सीडेंट से किसी की जान जाती है, तो इंश्योरेंस का भी बेनिफिट उसको नहीं मिल पाता। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। तो अनुराग जी, आपसे मैंने 2 ही चीज़ बोली थी, बट तीसरा एक और बिंदु है जो मैं देखता हूँ शहर में या छत्तीसगढ़ की सीमाओं में। आपके यहाँ राजमार्ग पे मवेशी बैठे रहते हैं और 1-2 नहीं, काफ़ी तादाद में बैठे रहते हैं। ये ऐसा मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम ही पाया है कि राजमार्ग पे इतने सारे मवेशी बैठे रहते हैं। तो क्या आप लोगों को इनसे परेशानी नहीं होती? क्या एक्सीडेंट्स नहीं होते? क्या आपने इस विषय को सरकार के प्रति या सरकार के साथ उठाया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम भी पूरे हिंदुस्तान में हमने यात्राएं की। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा दृश्य यहाँ के अलावा बहुत कम देखने मिलता है कि राजमार्गों पे या किसी भी गांव की रोडों में मवेशियों की बाढ़। तो इसकी एक योजना शासन ने, पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थी गौठान वाली, जो कि सफल नहीं हो पाई। क्या कारण था? सफल क्यों नहीं हो पाई? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो। तो बेसिकली ये देखा जाए कि सरकार का मत तो रहता है कि आपको वो सोल्यूशन दे, लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचार और रेड टेपिज्म उस योजना को खा जाता है। जी, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर इन लोगों पे फिर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता है? ये बहुत समस्या पर है, क्योंकि सरकार के विभिन्न घटक हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, प्रशासनिक अहदेदार होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। ये सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है और आम नागरिक की भी। आज तो मैं केवल सरकार को इसमें दोष नहीं देना चाहूँगा। नहीं, आज जैसे सुना, आपकी बात से सहमत हूँ। आज मैंने पेपर में कहीं पढ़ा या कहीं नेट पे पढ़ा कि 32 करोड़ का घोटाला
ये भारतमाला सड़क जो बन रही है उसमें हुआ। अब कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बट इस तरह के घोटाले छत्तीसगढ़ में आपको नहीं लगता कि आम हो गए हैं? जहाँ हाथ लगाइए वहीं घोटाले, तो फिर इसका अंत एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं जाता है क्या, या उनके ऊपर नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। और ये बड़ा घोटाला है भारतमाला का, तो इसमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल सफ़ेद पानी के बिल्कुल निर्मल जल में जैसा अंदर दिखता है, बिल्कुल वैसा ही घोटाला है जो कि साफ कागज़ में दिख रहा है कि लोगों ने किसी भी ज़मीन के एक ज़मीन का एक घर को मुआवजा मिलना था, उसको 50 टुकड़े कर दिए 50 लोगों को। ये तो बिल्कुल दिख रहा है। इसमें मिली भगत थी सबकी, शासकीय और अशासकीय लोगों की। लेकिन मेरे को ये बात ज़रूर कहूँगा मैं कि जहाँ जहाँ तक मवेशी वाली बात है, घोटाले की बात है, मवेशी वाली बात में इसमें जनता की भी भागीदारी होना चाहिए। लोग अपने जानवर को घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनका दोहन कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। एक उनकी भी जिम्मेदारी, उनका अपना जानवर है, उनको अपने घर में रखना चाहिए। नहीं, मान लीजिए, देखिए अब इस बात पे मैं चर्चा करता हूँ कि मान लीजिए वो नहीं कर रहे हैं और पहले भी कांजी हाउस होते थे। जी जी। हमारे समय में भी कांजी हाउस होते थे 25 साल पहले। आज की परिस्थितियों में आप उसको गोठान नाम दे दो, आप उसको कोई भी नाम दे दो, लेकिन इन मवेशियों को उठाते क्यों नहीं? है ना। और दूसरा, अगर ये मवेशी पकड़े जाते हैं तो उन मवेशियों को के मालिकों को दोबारा मवेशी ना पालने देने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? यही सरकारी अकार्यता का प्रमाण है, वही कहा जा सकता है कि सरकार के जो कारिंदे हैं उन पे सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए, होगी जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, वो सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है। ढीले ढाले रवैये के कारण, क्योंकि ऊपर से अगर कसावट होगी तो नीचे के लोग अपने आप काम करेंगे। तो मेरे को तो ऊपर से ढिलाई लग रही है, ऊपर उसके कारण नीचे के लोग जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों में अगर आप देखें कि यहाँ क्या बदला, मुझे, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ के उस समय में भी रहा हूँ जब हम बच्चे होते थे, तो उस बदलाव में मुझे कुछ कंक्रीट की बिल्डिंगें दिखी, थोड़ी बहुत सड़क दिखी, कटे हुए जंगल दिखे, लेकिन आज भी हमारी सोच वैसी की वैसी ही रही। आज भी हमारी जो आर्टेरियल रोड है वहाँ पे गड्ढे हैं, आज भी जिसको कहना चाहिए कि विंडो ड्रेसिंग हो रही है, आज भी कहना चाहिए कि नेताओं का कमिटमेंट सिर्फ उनके ऊपर वालों के प्रति है। वोट लेने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं, वोट लेने के बाद रहवासियों को छोड़ दिया जाता है उनके रहमो करम पे। आप मेरी बात से सहमत हैं, या ऐसा हुआ है कि पहले कभी कुछ काल में, ये मैं जैसे बात करूं कि प्रमोद जी का कार्यकाल रेफ़र करूंगा कि मुझे थोड़ा बहुत उस समय सुधार दिखा था शहर में, रायपुर शहर की बात करूँ, लेकिन आज तो हालत ख़राब है छत्तीसगढ़ की और पर्टिकुलरली रायपुर। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि सुधार होने चाहिए और कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको जितना ध्यान राजधानी पे देना पड़ा था उतना हमने दिया नहीं? मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि खाली प्रशासन को दोष देना या शासन को दोष देना कुछ हद तक के ठीक नहीं है। हमारी अपनी जनता की भी भागीदारी है, हम अपने भी फर्ज और कर्तव्य भूल जाते हैं। सर गड्ढे हम थोड़ी करते हैं, गड्ढे तो बारिश में हो रहे हैं। तो गड्ढे हो रहे हैं, तो गड्ढे जो हैं कि वो तो ठीक है, वो भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन ओवरलोडिंग है। जहाँ तक ओवरलोडिंग है जी, कि सरकार ने निर्धारित किया कि भाई आपको एक गाड़ी में मान लो 20 टन ले जाना है, तो लोग 40 टन ले जाते हैं, तो सड़क पे तो कहीं ना कहीं तो सर पकड़ना चाहिए ना तौल कांटे पे। वो सरकारी अकर्मकता के कारण ही है। मेरा वही कहना है कि शासन का भी काफ़ी हद तक इसमें हाथ है कि शासन बराबर जो देखना चाहिए। जैसे प्रमोद दुबे के समय वो खुद मॉनिटरिंग करते थे, शहर में घूमते थे और आपसी लोगों से काफ़ी जुड़ाव रखते। आज वो स्थिति नहीं है, आज केवल चीज़ें ऊपर चल रही हैं। तो आप इस बात को मानते हैं कि 25 सालों में से पिछले 10 वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए खट्टा मीठा अनुभव रहा है? इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए आते हैं वर्तमान लीडरशिप पे, और मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसलिए खराब बोल देता हूँ क्योंकि मैं बाहर से जो छत्तीसगढ़ के बारे में सुनता हूँ, मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता है
और ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ थे और हम लोग कहाँ आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ भी आबकारी घोटाला हुआ, अपने यहाँ भी ये भारतमाला का घोटाला चल रहा है। इस तरह की चर्चा यदा कदा आते रहती है और आपके 11 IAS आज की तारीख में जेल में हैं ये घोटालों के चक्कर में। तो जब मंत्री या जो प्रशासनिक सिस्टम है, जब वो लोग इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं तो इतने घोटाले एक साथ कैसे हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई कंट्रोल कैसे नहीं आता? क्या ये टारगेट्स रहते हैं और ये टारगेट्स का पैसा इन्हें इधर उधर करना पड़ता है, या कौन देख रहा है यहाँ पे, इसकी मानसिकता है? इसमें तो मेरा यही कहना है कि ये सारे प्रकरण जो हुए हैं बड़े दुखद हैं। प्रदेश की जनता का पैसा है, उसका हिसाब शासन को बाकायदा देना चाहिए। तो जनप्रतिनिधियों को अगर ऐसा है तो ये सब कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि सारे प्रकरण अभी न्यायालय में हैं, इसलिए इसके बारे में मेरा कुछ कहना अभी उचित नहीं। लेकिन बात पुनः मैं कर दूँगा कि आपके परिवार की जो लेगेसी रही है, जिन लोगों की लेगेसी लेके आप लोग चल रहे हैं और जितने प्राउडली आप बताते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के लिए ये किया, क्या आपको ऐसा लगता है आज का कोई नेता उस तरह के दावे कर सकता है कि हमने छत्तीसगढ़ के लिए ये किया? बिल्कुल ऐसा आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता कि कोई बोलने में सक्षम है। हमने तो चूंकि किया इसलिए हम गर्व से बोलते हैं। लोगों ने आक्षेप भी लगाए कि शोषण किया शुक्लों ने। हमने कहा लोगों के बीच जाके कि हमको बता दीजिए कि शुक्ल बंधुओं के अलावा प्रदेश में किसने क्या विकास किया। बांधों का निर्माण श्यामाचरण जी ने किया, रेल का विकास विद्याचरण जी ने किया, दूरदर्शन विद्याचरण जी ने लाया। वर्तमान में जो विधानसभा है वो भवन भारत में कृषि अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी प्रयोगशाला विद्याचरण जी ने जल संसाधन मंत्री होते हुए लाई, जिसको तत्कालीन सरकार नहीं बचा पाई। वो हैदराबाद चला गया सेंटर, नहीं तो अपने एशिया में अपने तरीके का सबसे बड़ा। कौन सी सरकार थी उस समय? कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी के शासन में ये चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े केंद्र को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान का केंद्र था, विद्याचरण शुक्ला की देन। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अगर लें तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों जिम्मेदार हैं इस हालत के लिए, या एक कोई पार्टी जिम्मेदार? दोनों सभी सरकारें, आज तक के सभी सरकारें हैं जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ करना चाहिए था जनता के लिए या प्रदेश के लिए, वो शायद करने में दोनों सरकारें तो इसीलिए नक्सली समस्या इतनी बड़ी इन अदर वे? बिल्कुल। आज जो वर्तमान केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है नक्सली उन्मूलन का, जी, यही अगर दृढ़ इच्छा शक्ति पूर्ववर्ती सरकारों में होती तो 2500 साल पहले 50 साल पहले नक्सली समस्या का अंत हो जाता। लेकिन ढीला ढाला रवैया सरकारों का और ढके छुपे लोगों बोलते हैं कि जो नक्सलियों के लिए फंड आता था उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार था, इसीलिए प्रशासन एक हिसाब से, कोई सरकारें चाहती नहीं थे कि नक्सलियों का उन्मूलन हो, नक्सली समस्याओं का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि श्यामाचरण जी ने एक बार एक वक्तव्य दिया था, नक्सली समस्या ये सरकारों की ही देन है, नहीं तो आदिवासी इतने सक्षम है वहाँ। अगर जन जागरण किया जाता, उनको समझाया जाता तो आदिवासी अपने यहाँ नक्सलियों को आने ही नहीं देते जी, वो अपनी टंगिया और तीर कमान से उनको भगाते। लेकिन सरकार ने चूंकि बस्तर में वैसा जैसा ध्यान देना चाहिए लोगों का समझा नहीं पाया और उन लोगों ने भावात्मक रूप से उनको अपने कब्जे में कर दिया। और आज जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो कदम उठाया नकली उन्मूलन के, उसका लिए मैं बिल्कुल मुक्त हस्त से। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो मैं इस विषय पे लाना चाहता हूँ कि अजीत जोगी के समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूरी एक टॉप लीडरशिप खत्म हो गई नक्सली हमले में।
आज हम देख रहे हैं कि जो नक्सली समर्थन है या कांग्रेस की जो हैंड इन ग्लव्स हैं वामपंथी दल, आपको ऐसा नहीं लगता कि विरोधाभास था? समस्या जानबूझ के रखी गई थी और जो नेता काल कवलित हुए उन्हें नहीं होना चाहिए था, उन्हें बचाया जा सकता था अगर थोड़ी सी आपसी फूट और आपसी रंजिश नहीं रहती थी? बिल्कुल। जो बस्तर में झीरम कांड हुआ है वो आपसी मनमुटाव और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तहत ही हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। और मैं भी कुछ हद तक ये मानता हूँ कि उस समय की सरकार अगर चाहती तो ये घटना नहीं हो पाती। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि सरकार का भी इसमें हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल, शंका इसमें गई। काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रमाणित हो भी चुकी हैं। झीरम का सच भी काफ़ी बाहर आया है, लेकिन निर्णय अभी आना बाकी है। लेकिन लोगों को लगता है कि सरकार अगर चाहती तो झीरम कांड अवॉइड हो सकता है। इसको रोका जा सकता। तो छत्तीसगढ़ बनने के 25 साल बाद आप क्या अपने आप को खुश महसूस करते हैं या ठगा हुआ महसूस करते हैं? बिल्कुल हम खुश महसूस करते हैं। सरकार के 25 साल और इसके पहले के 50 साल दोनों का अगर हम देखें, संयुक्त मध्य प्रदेश के 50 साल और स्वतंत्र छत्तीसगढ़ के 25 साल, तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि पूर्ववर्ती राज्य में छोटू बंधुओं के बाद जितने भी नेता हैं सबने छत्तीसगढ़ का शोषण किया। एक हिसाब से जैसे ब्रिटिश इंडिया में भारत की स्थिति थी कि लंदन में ब्रिटिशर्स जो रहते थे जिनको लगता था कि मज़ा कर रहा है और पैसे कमाना है तो भारत जाओ, वैसी मानसिकता छत्तीसगढ़ वैसे ही छत्तीसगढ़ के लिए मानसिकता वो मतलब संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों की थी कि भाई ये चारागाह मान लिया था छत्तीसगढ़ को कि यहाँ आइए, भ्रष्टाचार करिए, कोई किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। सुदूर कोने आंतरे में पड़ा हुआ था प्रदेश, तो लोगों ने उसका भरपूर दोहन किया। और रेवेन्यू के मामले में आप बताऊं कि 47% पूरे मध्य प्रदेश का 47% रेवेन्यू छत्तीसगढ़ से जाता था और वापस 12 या 13% ही हमको पैसा आता था। एक हिसाब से हमारा शोषण किया गया। तो उसके बाद तो प्रदेश ने तो बहुत वर्तमान दौर में आप खुश हैं? बहुत खुश। बस ये जो घोटाले और मवेशी और जंगल की हमने बात नहीं की, जी जो हमको लगता है करना चाहिए कि जंगल हमारे बचाए जाएं। जी और खनिज संपदा हमारे पास बहुत है, प्रचुर है। जी हमारे पास एरिया बहुत अच्छा है। हमारा एरिया मेरे ख्याल से 5 या 7 स्टेट से जुड़ता है। जी जी उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ, उत्तर प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश और कलकत्ता और बॉम्बे के बीच का हिस्सा है ये। जी जी ये बम्बई और कलकत्ता के मध्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़। इनफैक्ट दिल्ली भी बीच में, आई मीन अगर दिल्ली से भी नजदीक मैं है। बॉम्बे से दिल्ली देखूं तो फ्लाइट में हमेशा 1100 किलोमीटर दिखाता है जी जी और रायपुर भी उतना तकरीबन दिखाता है। नहीं तो तकरीबन आई मीन सेंटर की जी तो लॉजिस्टिकल हब बन सकता है छत्तीसगढ़। बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। प्रचुर साधन है खनिजों के, उद्योग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में कोयला है, पानी है, लोहा है, सारे खनिज हैं। केवल उनका दोहन किया जाना, उचित दोहन किया जाना बाकी है। तो छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। और जहाँ तक जंगल की आपने बात की, मध्य प्रदेश के करीब 35 से 40% जो वन क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में आता है। और इस मामले में मैं मिसाल देना चाहूँगा आपको कि जंगल के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो कैसे आदमी उसको सोचता है। श्यामाचंद जी की एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। श्यामाचंद जी को किसान नेता भी बोला जाता है जी। वो केवल औद्योगिक प्रगति को प्रगति नहीं मानते थे,
वो समग्र विकास देखते थे कि किसान का भी विकास होना चाहिए, उसके लिए नदियों और बांधों और नहरों का इस्तेमाल करना था। हमको क्लाइमेट अच्छा चाहिए तो हमारे क्षेत्र में वृक्षारोपण या जंगलों का विकास भी होना बहुत जरूरी था। कंक्रीट के जंगल नहीं चाहते थे, वो प्राकृतिक जंगल चाहते थे। कई बार वो जब रिटायर हो गए और बाद में देखते थे, दुखी होते थे कि जो भी सरकार है वो इतना तेज़ी से शहरीकरण कर रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। कई बार बोलते थे कंक्रीट का जंगल बना दिया, पूरे शहर को बाजार बना दिया, हर जगह कॉम्प्लेक्स, कोई गार्डन नहीं, कोई बगीचा नहीं। एक बार की बात है, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, भोपाल जा रहे थे रायपुर से, तो ये उनके संस्मरण में उनके पायलट थे एक सिख, उन्होंने अपने संस्मरण में श्यामाचंद जी की वो चीज़ लिखी कि श्यामाचंद जी छोटी छोटी चीज़ों का कैसा ध्यान रखते थे। फ्लाइट में जा रहे थे शासकीय विमान में, तो जब अमरकंटक के ऊपर से निकले, जब आगे बढ़ गए तो पायलट को उन्होंने बोला वापस मोड़ो। उसने अपने पायलट ने संस्मरण लिखा कि सर ने बोला कि वापस मोड़े और उन्होंने अमरकंटक और पूरा इलाके का निरीक्षण किया और भोपाल जाते ही वन विभाग के दर्जनों अधिकारियों का सस्पेंशन किया। क्या बात? मीटिंग बुलाई और सबको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं जब पिछले बार गया था या पिछले साल कुछ अरसे पहले मैं यहाँ से गया था तो पूरा जंगल था, अभी मैदान दिख रहा था, मतलब अवैध कटाई हो चुकी थी वहाँ। तो उसका ध्यान रखते थे ऊपर से भी, ऐसा नहीं कि ऊपर ध्यान रखते थे कौन सा इलाका है प्रॉपर, उनको पता रहता था। हाँ, वो लाइसेंसी पायलट भी थे, वो विमान चलाना जानते थे, तो काफ़ी पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और पिछले 25 वर्षों का लेखा जोखा हमने डिस्कस किया। अभी बस एक फाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से कि अगर आप वर्तमान सरकार से और वर्तमान निवासियों से, छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कुछ अपील करना चाहें तो आप क्या करेंगे? मेरी सबसे पहले तो अपने प्रदेश के नागरिकों से अपील है कि सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार को भी जिम्मेदार न ठहराएं, कुछ उनके भी अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करें। शासन से मेरा विशेष निवेदन है कि सरकारी राय हैं उनके क्रियान्वयन में बराबर निगरानी रखें, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत पैसा भेजता है तो बराबर उसके कार्य हो नहीं पाते हैं या पैसा सही जगह जाता नहीं है, जिसके कारण विकास अवरुद्ध होता है। तो शासन से मेरी है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं और जनहित में जो भी काम है उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से। चलिए, हम दोनों साथ में मिलके छत्तीसगढ़ के 25 साल होने पर बधाई देते हैं। 1 तारीख को इसका ऑफिशियल डेट है, 1 नवंबर। मैं भी पूरे प्रदेश को आपके माध्यम से 25 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी वासियों को बधाई और उनसे ये उनमें से कुछ लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि अपने अपने जानवर अपने अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि आदमियों से ज़्यादा जानवर दिखते हैं सड़क पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।